वेलकम बैक व्यूअर्स, और एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और पहले सेगमेंट के अंदर आपने देखा कि कितनी एनर्जेटिक जो है वो वाइब्स आ रही थी और बातें हो रही थी, क्योंकि दुनिया के अंदर मामलात कुछ बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे थे। तो हमने कहा ज़रा सा एनर्जी के साथ बात करें। लेकिन मैं ये बता दूं कि उस एनर्जी का ताल्लुक मुझसे नहीं है। उस एनर्जी का ताल्लुक कुछ ऐसी शख्सियात से, कुछ ऐसे लोगों से, कुछ ऐसे पैनलिस्ट से और कुछ ऐसे खूबसूरत चेहरों से कि जिनके होने से, जिनकी मौजूदगी से आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, आपकी एक वाइब डिफरेंट हो जाती है कि हाँ भाई आज ये गेस्ट आने वाले हैं तो आज खूब सारी बातें होंगी, आज पुरानी यादें ताज़ा होंगी, आज कुछ काम की बातें होंगी, कुछ अपनाइयत का इजहार किया जाएगा। आपको स्क्रीन पे पता चल जाएगा, ये स्क्रीन इंसाफ करती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि आज हम दांतों के हवाले से बात करेंगे कि कुछ लोगों के बारे में ये कहना होता है कि उनके दांत जो है वो हीरे की तरह चमकते हुए होते हैं, और कुछ लोगों का कहना ये होता है कि उनके दांत सोने की तरह चमकते हुए पीले होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में क्या क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, किस तरह से उनको टेकअप किया जाता है। बचपन में कहा जाता था कि एक सुबह उठकर जो है वो आपने ब्रश करना है और एक रात को सोने से पहले आपको ब्रश करना है। तो रात के ब्रशेज़ अक्सर जो है ना वो स्किप हो जाते हैं मसरूफियात की वजह से, लेकिन सुबह को जो है वो बाकायदगी से ब्रशेज़ होते हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरी बड़ी प्यारी दोस्त, बड़ी पुरानी दोस्त और बहुत अच्छी पैनलिस्ट और मीडिया का एक नाम, और ख़ुद होस्टिंग भी कर रही हैं, साथ साथ जो है वो डेंटिस्ट भी हैं, और दांतों की बिगाड़ की जो शेप है ना, जो बिगड़ी हुई शेप, उसको सुधारने में भी बड़ा इंपॉर्टेंट इनका रोल है। सोसाइटी के अंदर जितने भी टेढ़े मेढ़े मुंह वाले हैं ना, उनका सीधा करने का काम भी इन्होंने ठेका लिया हुआ है। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। इंट्रोड्यूस करा देते हैं आपको। आज हमारे स्टूडियो के अंदर आ चुकी हैं डॉक्टर सना नजमुल साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं आप? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी 8 साल का अरसा लग गया आपको यहाँ पहुँचने में। क्या रास्ता नहीं पता था, मैप नहीं था, जीपीएस बंद था, क्या हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इन बिटवीन दिस 8 इयर्स आपके साथ हमने स्टार्ट किया था पुराने एक चैनल पे मुलाकात हुई थी, और उसके बाद आपको पता है इतनी सारी चेंजेस आई हैं, आपकी पूरी दुनिया में भी चेंजेस आई हैं, हमारे प्रोफेशन में भी चेंजेस आई हैं। थोड़ा सा फोकस प्रोफेशन पे था, थोड़ा फोकस और चीज़ों पे भी था। तो बेसिकली काम ही हो रहा था 8 साल से। मैं तो यही कहूँगी, मैं तो जब से स्टार्ट किया से काम कर रही हूँ और आज भी काम ही कर रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह से ये मैंने देखा कि हमेशा अपने काम को ही फोकस किया। उस वक्त भी हम देखते थे, जब भी क्लिनिक आना होता था काम काम काम, बिजी रहती थी। आज भी माशाल्लाह काम काम काम। अब साथ साथ होस्टिंग भी शुरू कर दी है। सो व्हाट्स द डिफरेंस? काम मुतासिर हो रहा है या उसी से रिलेटेड होस्टिंग शुरू की है? नहीं, काम मुतासिर नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं काम जब मुतासिर होने देती नहीं हूँ। मैं हमेशा मीडिया को रखती हूँ इंफॉर्मेशन के लिए, कि अवेयरनेस के लिए कि एक अच्छी इंफॉर्मेशन लोगों को जाए, एक सुथरी इंफॉर्मेशन जाए, सही ऑथेंटिक भी जाए। बट उसके साथ साथ मेरा जो प्रोफेशन मेडिसिन है, ये बहुत ही मतलब रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है, जो अल्लाह ने शायद कुछ लोगों को अल्लाह देते हैं एज इन, मैं कहती हूँ इनाम के तौर पे मिलता है। मेहनत तो हर कोई कर रहा है, मसीहा होते हैं बेसिकली। लोगों की परेशानियों को उनसे निकालने का काम करते हैं बड़ी सिंसियरिटी के साथ। गलत इलाज हो जाए, गलत मेडिसिन हो जाए तो जिंदगी ज़ाया हो सकती है। क्योंकि देखिए ना, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो मैं कहती हूँ हर बच्चा ही मेहनत कर रहा है, हर बच्चा मेहनत कर रहा है, लेकिन बहुत कम ऐसे बच्चे निकलते हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं, और फिर वो हम जैसे बड़े हो जाते हैं। तो नहीं, आप तो नहीं बड़ी हुई हैं। तो मैं बता दूं, सना नहीं बड़ी हुई है, और सना के अंदर भी वो बच्चा है छुपा हुआ है। लेकिन हाँ, जब वे अपने कोट शोट में होती हैं और अपने अटायर में होती हैं, तब इनके अंदर आपको एक अम्मी नजर आएंगी बड़ी वाली ना, डांटती भी हैं पेशेंट को। बिल्कुल। तो क्लिनिक पे तो मैं बिल्कुल ही डिफरेंट होती हूँ, आपको पता है। क्लिनिक पे तो मैं जो ना यूजुअली मेकअप भी नहीं करती, यूजुअली मैं मतलब बहुत ज्यादा ग्रूम रफ एंड टफ होती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि काम है तो बस फोकस पे काम पे होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं। होस्टिंग भी चल रही है और क्लिनिक भी चल रहा है। होस्टिंग ऐसी चल रही है जैसे पहले मैं शोज में जाती थी, अब लोगों को बुला रही हूँ, अब मैं लोगों को बुलाती हूँ। वेरी गुड। तो डेंटिस्ट जो है वो एक टर्म इतनी ज़बरदस्त फील्ड जो है ये समझी जाती है, लेकिन बड़ा महंगा शोबा भी है। जो पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं यार ये तो बस एक दफ़ा आप चले गए क्लिनिक में, अब आप जेब खाली करके निकलेंगे। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल मिथ है। उससे ज़्यादा महंगा शोबा सैलून्स हैं। आप जाएं ज़रा देखें, ख़वातीन को देखें, अपने हस्बैंड की अच्छी खासी कमाई वहाँ पे आके लुटा रही होती हैं। तो वो जो है वो ऊपरी खूबसूरती के लिए होती है, लेकिन डेंटिस्ट्री जो है एक तो आपको हेल्थ भी दे रही है और एक इंटरनल ब्यूटी भी प्रोवाइड कर रही है। तो हमारे यहाँ ना फोकस का थोड़ा सा फोकस हमारा चेंज है लोगों का। हम ना ज़ाहिरी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा भागते हैं बनस्बत उन चीज़ों के जो हमें जो हमें मजबूत कर रही हैं। हमें इन्वेस्टमेंट भी, जब हम इन्वेस्टमेंट अगर सोचें ना, तो हम इन्वेस्टमेंट हमेशा गलत जगह पे कर रहे होते हैं।
अपना टाइम भी गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, मनी भी गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं अपने इमोशंस भी गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। इमोशन भी गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें तो हम चैंपियन हैं, इसमें हमने पीएचडी किया हुआ है कि हमने गलत जगह ही अपने इमोशन इन्वेस्ट करने, पता है कि वहां से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिल रहा, गड्ढा है वहां गिर जाएंगे, बिल्कुल नहीं कौन सा कीड़ा काटा होता है, हम वहीं जाते ही वहीं है, दिले मजबूर नादान क्या समझिए, ये जाते ही वहीं है। हाँ, अब पता है क्या, हमें ना अपने आप को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि हम किस चीज़ को फोकस करें, हम हेल्थ को फोकस करें या हम ब्यूटी को फोकस करें। ठीक है, हेल्थ अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक आप ब्यूटीफुल नजर आएंगे। अच्छा। आपकी हेल्थ अगर अच्छी है तो इंटरनली अगर आप जी अच्छे बिल्कुल हैं, चेहरे पे नजर आएगा। हाँ, जैसे अब आप चेहरे की बात करें तो आपको पता है हमारा कॉस्मेटिक भी एक फील्ड है। तो मैं हमारी क्लिनिक में कॉस्मेटोलॉजी होती है, तो मैं देखती हूँ कि आप कितनी महंगी ब्रांड के मेकअप इस्तेमाल कर लें, आपकी स्किन अच्छी नहीं है, इंटरनली आप हैप्पी नहीं है, आप अंदर से मजबूत नहीं हैं, विटामिन्स की डेफिशिएंसी है आप में, स्किन आपकी सैगी है या स्किन आपकी ख़राब है, आपकी टू टोन है, तो आप जितना महंगा मेकअप लगा लें आप खूबसूरत नहीं दिखेंगे। वेरी ट्रू। तो मैं ये कहती हूँ कि इसी तरह मुस्कुराहट है, आप जितना भी कुछ कर लें, जितना महंगा मेकअप यूज़ कर लें, जितने महंगे आप कैमरा ले लें, फ़ोन ले लें, पिक्चर्स ले लें, कुछ भी, आपके दांत अगर खूबसूरत नहीं है तो बस आप गए। बस मैं कहती हूँ वो आपकी एंड है। अब ज़रा हम अंदर की बातों की छेड़छाड़ करते हैं और पूछते हैं कैसा महसूस होता है जब वो पेशेंट जो है वो आपके सामने यूँ लेटा हुआ और आपने ऊपर से जो है ना वो मास्क पहन के यूँ देख रहे हैं और आपको एक अजीब सा गंदा सा चेहरा, अच्छा चेहरे के अंदर एक गंदा सा मुंह निकलता है और आपको शदीद गुस्सा आता है क्योंकि दांतों के अंदर वो जो आजकल चीज़ें खा रहे होते हैं, हाँ। उल्टी सीधी चीज़ें, और उससे दांतों का बेड़ा गर्क हुआ होता है। सबसे पहला जुमला क्या कहती हैं पेशेंट को? डांटती हैं? नहीं, अब नहीं करती, डांटती नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि वो बेचारा भी अपने आप को बेटर करने के लिए आया है। अगर मैं उसका मोरल डाउन कर लूँ, उसको कोई ऐसी बात कह दूं कि ओ माय गॉड तुम कितने गंदे लग रहे हो, वो आए ही सही होने के लिए है, डाउन हो जाएगा, उसका मोरल डाउन हो जाएगा। वो कहेगा मैं तो आया ही इसलिए था ना आपके पास कि मैं सही हूँ और आप मुझे कह रही हैं कि मैं गंदा। मैंने बहुत सारे डेंटिस्ट को देखा है, इनफैक्ट मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बस सिखाती हूँ, ट्रेनर्स को भी सिखाती हूँ कि कभी भी पेशेंट को एम्बैरस नहीं करो। अच्छा, ठीक है, अगर वो आया है आपके पास तो वो अपने आप को सही करने के लिए आया है। अगर हम उसको टॉन्ट करेंगे या हम उसको एम्बैरस फील कराएंगे तो उसको वो तो फिर कभी भी नहीं आएगा। आप एक काम किया करें जी, मैं अगर डेंटिस्ट होता ना या मैं अगर किसी ऐसे ऑफिस में बैठा था जहाँ से पब्लिक डीलिंग होती, तो मैं एक पीछे ना मुहावरा या एक लाइन ज़रूर लिखवाता, वो आप फेस टू फेस कह दिया करें। जब कोई आया करे तो आप क्या करें, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, फिर आगे क्या करें उसका मोरल हाई करने के लिए, देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए, ये कह दिया करें, वो खुश हो जाएगा बेचारा। हाँ बिल्कुल। और दूसरा आप कह रहे हैं कि मुंह अगर खुला हुआ होता है और ख़राब होता है और गुटका वगैरह, तो उसको मैं एज एन चैलेंज के तौर पे लेती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे ये होता है कि मुझे ये इस पोजीशन में आया है, ये इस रूम से जाने से पहले इसकी पोजीशन 100% तो नहीं 90% तो सही होनी चाहिए, चेंज आना चाहिए। हाँ, तो फिर मज़ा भी आ रहा होता है ऑब्वियसली। जब आप किसी चीज़ को चैलेंज ले रहे होते हैं ना, तो फिर आपको मज़ा आता है उस चीज़ को सेटल करने में, उस चीज़ को सही करने में। मुझे सना की आंखों में नजर आ रहा है वो जुमला कहते हैं ना, व्हेन पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन, तो आप उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। सीरियसली लेते हैं, क्योंकि मुझे डेंटिस्ट बनना नहीं था, बाय द वे। ये मेरे पेरेंट्स की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं डेंटिस्ट बन जाऊं। ये उनकी नवाजी से क्या डुअल पर्सनालिटी लेके बैठी हुई है। जी, मुझे जाना भी हैं। आप यकीन करें, मुझे पॉलिटिक्स में जाने का बहुत शौक था। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, पॉलिटिक्स, या फिर मुझे ये था कि मैं लॉ करूं। कौन सी सियासी जमात है अगर अब आज तो आपको कोई भी मौका नहीं मिले, है तो आप अब उसका तो कोई हिस्सा भी बनेंगी? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आजाद उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार के इनको इलेक्शन कैंपेन के अंदर आप असल देखेंगे में ट्रांसमिशन हम में। बच्चे होते हैं ना, तो हम बड़े वो होते हैं, हमारा डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, फैसिनेट होते हैं हम, कल्ट फॉलोइंग होती है ना। तो मुझे बड़े पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे लगते थे। कौन अच्छा लगता था? मतलब बहुत सारे लोग ना, कोई एक नाम लेना, उनकी ड्रेसिंग वगैरह। कौन ऑब्वियसली हमारी सना का क्रश कौन सा पॉलिटिशियन मैडम था? जो बेनजीर तो साहिबा थी, वो मुझे उनका ड्रेसिंग सेंस और वो सारा कुछ उनका बात है। तो मरीम नवाज मुझे बहुत अमेजिंग लगती है। मरीम नवाज अच्छा पूरी अमेजिंग, मैं बड़ी इंस्पायर होती हूँ। मेरी व्यूअरशिप को, जो हमारी एक व्यूअरशिप है, उनको पता है। और पता नहीं लोग मुझे क्रिटिसाइज ना करें बाद में, लेकिन मैं बड़ी इंस्पायर हूँ। जो हमारे कैमरों के पीछे खड़े होते हैं कि मरीम नवाज साहिबा के बारे में ना मैं हमेशा एक दिल से तारीफ करता हूँ। शी इज अमेजिंगली फेबुलस, कि जिस एक्टिविटी के साथ वो जुड़ी हुई है ना इस वक्त, सीएमशिप,
और जिस तरह से वो काम कर रही हैं, हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रही हैं जी। और कंपैरेटिवली सारे सीएम्स को अगर बिठाया जाए, शी इज वन ऑफ दोस। आई डोंट नो, मैं कभी उनसे पर्सनली मिली नहीं हूँ, मुझे ख्वाहिश है कि पर्सनली मिलूँ मैं साथ कभी। मिलने चलेंगे अब। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो उन लेडीज़ में से हैं जो लेडीज़ नहीं होती, जो हमारे पास भी पेशेंट्स वगैरह भी आते हैं, कि जो खुद को भी बड़ा क्लीन और साफ सुथरा रखती हैं और मेंटेन रखती हैं, Yes. और उनके घर भी बड़े मेंटेन होते हैं। यस, मैंने कुछ ऐसी लेडीज़ देखी हैं जो बड़ी सलीकेमंद होती हैं, जो खुद भी अपने आप को बहुत हेल्थ हो, अपनी फिजिकल हेल्थ को लेके, मेंटल हेल्थ को लेके और अपनी जो है ना ओवरऑल ग्रूमिंग को लेके बहुत वो केयरफुल होती हैं। ड्रेसिंग भी बड़ी उनकी ऑन हाँ, स्पॉट, ऑन पॉइंट होती है। ऑन पॉइंट होती है। और फिर अगर आप उन लेडीज़ के घरों में चले जाएं तो उनके घर भी ऐसे होंगे ना कि बिल्कुल मतलब दिल खुश हो जाए जाके। तो मुझे वो ऐसी पर्सनैलिटी लगती है जिन्होंने खुद को भी ग्रूम किया और अपने पूरे भाई प्रोड्यूसर हमारा जो जो है ना वो उनको मिला है वो। एंटी पार्टी है। प्रोड्यूसर हमारा वो अंदर से कह रहे हैं कि इतनी महंगी ड्रेसिंग भी तो करती हैं, 22-22 लाख की, करोड़ की। बस अब कर ले, है क्या तो- हुआ? लेडीज को सब माफ है भाई, यार कुछ लोग ना, लेडीज को सब माफ है। कुछ लोग उस मक्खी की तरह होते हैं जो पूरा खूबसूरत जिस्म छोड़ के जख्म पे ही बैठते हैं ना। आप अच्छी चीजों को नोट करें, आप अच्छी अच्छी बातों को डिस्कस करें। वैसे ना बैक टू द टॉपिक, बातें बहुत सारी हैं सना के साथ। सना कौन कौन सी बीमारियां हैं इस वक्त मुंह की जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और मैं चाहूँगा कि आप उसके ऊपर थोड़ा सा बात करें कि उनसे बचा भी कैसे जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बीमारी जो इस वक्त है वो कैंसर बुरी तरीके से फैल रहा मुंह का कैंसर। है। ये मैं जब होस्टिंग स्टार्ट की तो रिसर्च भी करी थी ऑब्वियसली। तो एक तो फील्ड मेरी डेंटिस्ट्री और फिर आपने रिसर्च। आते के साथ ही डरा दिया कि सबसे पहली बिल्कुल, बीमारी मैंने बोला मुंह का सबसे कैंसर। पहले हम उसी पे बात करें, क्योंकि यूजुअली मैं किसी चैनल पे जाती हूँ, कहते हैं ब्रश करना सिखाया। मैंने कहा सबको पता है भाई ब्रश करना, कोई नई बात नहीं है। आप बात वो करें जो लोग सुनना मतलब चाहते हैं। तो मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में मेरा फोकस होता है कि हम जो है ना वो इस चीज़ की अवेयरनेस दें कि कैंसर, माउथ कैंसर पाकिस्तान में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर हो गया इस वक्त। अच्छा। सेकंड मोस्ट कैंसर है पाकिस्तान में। हर साल आपको पता है लाखों लोगों की अमवात होती है कैंसर की वजह से। मुंह तो के कैंसर। जी बिल्कुल, मुंह के कैंसर की वजह से। और उसका रीज़न आपको पता है पान, चालिया, गुटखा, इनका इस्तेमाल है, और वो ख़त्म नहीं हो रहा है। और आपको पता है ऑफिशियली पान, चालिया, गुटखा इज बैन, ऑफिशियली इट्स बैन। ठीक है, ठीक है, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है ऑफिशियली इट्स बैन, लेकिन फिर भी मिल रहा है। सही है, शीशे पे छापा पड़ जाता है कि यहाँ शीशा पॉइंट है, यहाँ छापा। तो यहाँ इस जगह पे छापा क्यों नहीं पड़ रहा जहाँ पे से पान, चालिया, शीशे पे छापा तो हमारी एंकर ने भी पूरी दुनिया की नाक में अल्हम्दुलिल्लाह दम किया हुआ है। अच्छा। बहुत मारे अनुषा जाफरी, बच्चे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, छापे मारते रहो, हम आपके साथ लेकिन करें। मैं कहूँगी गुटके और पान, इस पे भी चालिया मारें। को भी फोकस करें। अच्छा, वो बिल्कुल। गुटके के उस पे भी छापे मारती हैं, छालिया पे बिल्कुल छापा फोकस मारती हैं, करना चाहिए हर जगह है, जाती हैं वो। क्योंकि ये ऐसी बीमारियां, आप यकीन करें, मैंने ऐसे ऐसे मरीज भी देखे हैं कि जिनकी उम्र 28-29 साल थी और उनको अच्छा। कैंसर डायग्नोस हुआ, और वो कैंसर एक साल में इतनी बुरी तरह फैला कि उनकी डेथ हो गई। अचानक से उनकी डेथ हो गई, क्योंकि पूरा गला, क्योंकि ये इतनी, देखें हम जब कुर्बानी करते हैं हमें बोलते हैं कि शेरक पे हमला करो पहले, ठीक है, ताकि एकदम से दम निकल जाए आपका। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही है ना, उसका रूल भी यही है ना कि हम एकदम से तकलीफ ना हो, दम निकल जाए। छुरी तेज होनी चाहिए, बिल्कुल। फौरन से अब आप कट जाए। सोचें, आपका फेस है और नीचे आ जाती है आपकी नेक मसल्स, और नेक के अंदर आपका क्या आ रही है, शेरक आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये माउथ कैंसर है, जब ये फैलना शुरू होता है तो ये आपके फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स मतलब हलक में जाएगा, तालू में जाएगा, जबान में जाएगा। हलक बहुत करीब होता है, सही है, फेरिंग्स इतना करीब है, और फेरिंग्स में आपकी वो आर्टरीज होती हैं जो आपके ब्रेन को सप्लाई कर रही है। अच्छा, तो ये सब जैसे ही इन्वॉल्व होगा कैंसर, ये आपके जैसे बढ़ता चला जाएगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ ये होती है कि ये आपकी जो है वो जो आर्टरीज है ना, जो मेन आर्टरीज हैं, उनको डैमेज करना शुरू करता है, और वहाँ से मामला ख़राब होते हैं। तो मैं लोगों को कहती हूँ कि ये सुसाइड है, एक तरीके से देखा जाए तो ज़बरदस्ती सुसाइड होती है ना, आप ज़बरदस्ती सुसाइड कर रहे हैं, खुद को आप उस गड्ढे में डाल रहे हैं जहाँ पे कैंसर है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब बॉडी में अगर कहीं और कैंसर है तो वो थोड़ा टाइम लगेगा स्प्रेड होने में, लेकिन ये तो ऐसे जाता है, ऐसे। आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे शेयर की है। मैं ज़रा एक बात बता दूँ आपको, हमारे एक बड़े प्यारे कैमरामैन थे पिछले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, साजिद, अल्लाह ताला उस शख्स की मग़फ़िरत करे। मुंह का कैंसर हो गया था उस शख्स को ना, और वो भी इसी तरह की चीज़ें, ये गुटके, मावे और ये जो भी एक अवेलेबल हैं इलीगल आइटम्स, ये गैर कानूनी तौर पे जो खाए जा रहे हैं बैठ के, मुंह का कैंसर हुआ सना। और मुझे पता है कि उसकी फैमिली ने किस तरह सर्वाइव किया उस टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड को। वो टेयर्स होंगे उनकी आंखों में। इतना ज़बरदस्त हैंडसम बंदा, अच्छी शक्ल सूरत का और बहुत एक्टिव,
साथ साथ मुंह का कैंसर होने के बाद मुंह इतना सूज गया, और सूजने के बाद वो ये ग्लैंड्स पूरे सूज गए, और फिर उसके बाद उसका मुंह देख कर ना हमें सिर्फ रोना आता था। और वो विद इन 6 मंथ्स जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। और जाते जाते उसने एक बात कही थी, वो बात आपके और मेरे लिए थी, वो बात आप सबके लिए थी। उसने कहा था, बिलाल भाई, ये जो लोग गुटखे मावे और ये जो सिगरेट नोशी इस तरह के काम करते हैं ना, उनको मेरा एक पैगाम दीजिएगा। मैं तो जा रहा हूँ आज अपने घर वालों को पीछे इस दर्द में छोड़ करके, वो मुझे इस कैफियत में देख रहे हो, इसी कैफियत में मुझे दफनाएंगे। उनसे कहिएगा अपना नहीं तो कम से कम अपने जेरे किफालत लोगों का ख्याल रखना। बिल्कुल सही बात है ये, वो कह के गया था। ये सही बात है। मैं बताएं, यकीन माने मैं अपने शो में भी लोगों को अवेयर कर रही होती हूँ इसी बात पे कि देखें, आप ये ना सोचें कि आपके साथ क्या हो रहा है। हर इंसान से एसोसिएटेड कुछ रिलेशंस होते हैं आपकी लाइफ में। वेरी ट्रू। ठीक है, तो आप जब एक इंसान जब दुनिया से जाता है, वो भी इस दर्द के साथ, तो वो जो रिलेशनशिप्स हैं आपके, वो बहुत सफ़र करते हैं। बिकॉज माई फादर वॉज डाइड विद लंग कैंसर। तो मैं इस ट्रॉमा से गुजरी हूँ अपनी लाइफ के अंदर। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो वो जो ट्रॉमा होता है ना आपका, वो ट्रॉमा, मेरे फादर की डेथ के भी 20 साल तक भी वो ट्रॉमा ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी हम उसी ट्रॉमा में रहते हैं। जब मैं किसी मरीज को देखती हूँ कैंसर के साथ, आखिरी वक्त याद आता है। बिल्कुल वो टाइम याद आता है जब मैं वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स में जाती हूँ आज, जहाँ पे उनका इलाज हो रहा था। कीमोज हो रही होंगी उस वक्त, और वो उसके बाद जो बुखार चढ़ता था 104 बिल्कुल, बुखार, तो वो जो है ना, वो चीज़ें मुझे रिकॉल हो रही होती हैं कि हम किस ट्रॉमा से गुजरे। और उसके बाद मेरी मदर ने जिस तरह सफ़र किया, जैसे हमने लाइफ स्टार्ट करी एज इन वेरी यंग। माई ब्रदर वॉज ओनली 22 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो मैं उस वक्त सिर्फ 17 ईयर्स की थी। एंड 17 साल मैंने अपने फादर के साथ टाइम गुजारा, और 17 साल के बाद आज तक मैं अपने फादर उस चीज़ से बाहर नहीं निकल उस चीज़ से बाहर, मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली नहीं निकली। ये बहुत अच्छा आपने एक मैसेज दे तो दिया। मैं लोगों को ये समझाती हूँ कि भाई आप प्लीज़ ऐसा कुछ ना करें, आपकी फैमिली सफ़र करती है बहुत। और एक चीज़ आपको पता है, इतनी ज़्यादा एक्टिव हुई है मुंह का कैंसर, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सर एक बात और मैं चाहूँगा कि आप इस पर ज़रा कॉमेंट करें। एक तो हो गया कैंसर ना, अब ज़रा इससे निचली चीज़ों पर आ जाते हैं कि और कौन कौन सी ऐसी बेसिक बीमारियां हैं। अक्सर हम देखते हैं कि मुंह से बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही होती है। एक रीज़न तो ये होता है कि ब्रश नहीं करते। एक रीज़न ये भी होता है कि मुंह के अंदर या ज़बान के ऊपर या फिर तालू में या आगे पीछे गम्स में कुछ बीमारियां होती हैं। कौन सी बीमारियां हैं और इनसे बचें कैसे भाई? देखिए, पता क्या होता है, सबसे ज़्यादा तो आपके दांत अगर साफ़ नहीं है प्रॉपर तरीके से, प्लाक जो है एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर है जो कि आपके बिल्ड हो रहा है। ठीक है, एक ऑटोमेटिक तरीके से वो प्लाक 24 आवर्स में बिल्ड होता है। और प्लाक अगर रिमूव ना किया जाए, आपको एक पतली सी लेयर टाइप, मतलब ये जो पीलाहट जम जाती है दांतों के ऊपर, प्लाक इज लाइक, आपको पता है ना, थूक से मिला हुआ एक चीज होती है जो दांतों पे चिपकी हुई होती है, ऐसे चिपचिपाहट सी होती है। अगर हम उसे 24 घंटे में अगर उसको रिमूव नहीं कर रहे या ब्रशिंग ऑन टाइम नहीं हो रही है, वो प्लाक नहीं हट रहा है, तो वो प्लाक सॉलिडिफाई होके ना वो येलो शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो सॉलिड हो जाती है, शक्ल जम जाता है। और वो जमने के बाद जब वो जमता रहेगा तो वहाँ से ब्लीडिंग होने का खतरा होता है। गम्स पे से ब्लीडिंग अगर हो रही है तो मुंह से खून की स्मेल आएगी। यानी जब वो आपसे बात करेंगे, मरीज या कोई भी आपसे बात करेगा, तो आपको एक अजीब सी स्मेल आने लग जाएगी। ठीक है, एक रीज़न तो ये। दूसरा ये कि अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही है तो यकीनन आपका स्टमक अपसेट हो सकता है। ठीक है, स्टमक अपसेट है, या मुंह में कोई अल्सर भी हो सकता है। तो स्टमक अपसेट लोगों का ये होता है कि अगर उनको बार बार तेजाबियत हो रही है या मुंह में जो है वो एसिड आ रहा है, एसिड रिफ्लक्स उसको बोलते हैं, एसिड अगर बार बार आ रहा है उनको, तो ऐसे मरीजों में जब वो सुबह उठते हैं तो मुंह में से स्मेल आती है। ओके, ठीक है, तो ये 2 रीज़न तो ये हो गए। एक होता है अगर आपको क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, यानी आपकी जो ये साइनसेस हैं ये भरे हुए हैं, आपको हर वक्त नज़ला रहता है, जुकाम नज़ला रह रहा है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है कि आपके इतना साइनस भर गया था, उसमें पस बन गई है, और पस की जो वो स्मेल होगी वो मुंह से आएगी, क्योंकि कनेक्टेड है। ओके, तो ये रीजंस होते हैं। जब हमारे पास मरीज आता है तो हम यूजुअली सबसे पहले उसका मुंह खुलवा के देखते हैं। अगर उसके मुंह में प्लाक कैलकुलस नहीं है तो फिर हम उसको एक जर्नल डॉक्टर के पास भेज देते हैं कि भाई हमारा तो मसला नहीं था, हो सकता है तुम्हारा कोई पेट का प्रॉब्लम हो, ठीक है, या साइनस का प्रॉब्लम हो, तो उससे ये हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर मरीजों को भी ये प्रॉब्लम है कि उनको मुंह से मतलब स्मेल आ रही है, तो वो पहले जीपी के पास मत जाएं, जर्नल फिजिशियन के पास। पहले डेंटिस्ट को आके कंफर्म करें कि ये मुंह की वजह से तो नहीं हो रहा। अगर मुंह की वजह से नहीं हो रहा तो फिर सेकेंडरी फिर हम डॉक्टर के पास भेजते हैं। हमारे मरीज पहले जीपी के पास जाता है, इस उल्टा चक्कर है, उल्टा चक्कर हो जाता है। अच्छा, एक चीज और है सना, दांतों के अंदर अब एक बड़ा कॉमनली हम देखते हैं कि ठंडा और गर्म लगने का सिलसिला ना बहुत बढ़ गया है।
मतलब कोई ठंडा कोई मशरूब या पानी पी रहे हैं तो वो भी दांतों में जाके लग रहा है, एक अजीब सी एक लहर आती है, सनसनाहट, और फिर वो दिमाग तक चली जाती है। या कोई गर्म चीज़ अगर आप पी रहे हैं तो वो भी दांतों में लगना बहुत ज़्यादा हो गया, ये क्यों होता है? देखिए ठंडा गर्म जो है ना वो इसलिए लगता है कि दांतों की अगर लेयर शेड हो रही है आपकी, ठीक है, सॉरी दांतों की लेयर शेड मतलब यानी कि उसकी जो इम्यून सिस्टम है इसके बारे में सना बता रही हैं भी। अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि आप भी ज़रा रिलेट करें खुद को अपने आप से और मुझसे कि आप अक्सर और बेशतर कहीं किसी दावत में बैठे हैं और आपके सामने रखी है अचानक से आ गई आइसक्रीम और उस आइसक्रीम का आपने पहले ही चमचा रखा है दांत में, पीछे वाले बिल्कुल गली के कॉर्नर वाला जो दांत है ना, हाँ, उसमें एकदम एकदम से ऐसा हिट करती है कि आप थोड़ी देर के लिए कहते हैं 1 मिनट, थोड़ा सा घूमते हैं, आप बोलते हैं अब जो है ना वो जाके लगाइए। क्या होता है? देखें क्या होता है कि एक तो दांतों की आपकी लेयर शेड हो रही है, ठीक सही है। वो क्यों हो रही है? आप पेन ले रहे हैं ऑफिस के अंदर, या आप खामखा कोई चीज मारे जा रहे हैं वहाँ पे, अक्सर लोग खिलाल करते रहते हैं। हाँ, तो या फिर वो आप टूथपिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या आप जो है ना वो अपने दांत रगड़ रहे हैं आपस में, या फिर फीजी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं, ठीक है, सही है। तो उससे क्या होता है कि दांतों के जो ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो रिमूव हो रही है, तो दांत सेंसिटिव हो गया। अच्छा, जैसे हमारी स्किन होती है ना, स्किन को आप रिमूव कर दें, स्किन सेंसिटिव हो जाती है, ये कहने के दांत एक्सपोज हो गए, बाहर आ गए। अच्छा, एक रीजन है। अब आप जो कह रहे हैं पर्टिकुलरली आइसक्रीम खाई और एक दांत में आपको पेन हो रहा है, हाँ। सेंसिटिविटी हो रही है, तो वहाँ पे रीजन होता है कि दांत में कीड़ा लगा हुआ है। अच्छा, दांत वहाँ से खराब हुआ है, वहाँ से दांत में कीड़ा लगा हुआ है, इसलिए जब भी आप कोई चीज़ खाएंगे तो वो पर्टिकुलर उस जगह पे सेंसिटिविटी आपको फील होगी कुछ आधे पौने घंटे के लिए। बहुत जोर से होता है, दिमाग तक जाता है, बिल्कुल एकदम से शॉकिंग सा पेन होगा और आपके बिल्कुल दिमाग तक जा रहा होगा। तो इसका साइन, इसका मतलब ये है कि वो उस दांत में कोई कैविटी हो गई है और अब आपको उसकी फिलिंग कराने की जरूरत है उस कैविटी की। अगर आप नहीं करा रहे फिलिंग या कुछ नहीं तो वो कैविटी बढ़ते 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 दांत को मुकम्मल खराब कर देगी। ठीक है, तो वो आपका एक होता है कि दो चीजें, अगर ओवरऑल दांतों में सेंसिटिविटी, अच्छा ओवरऑल अगर हुआ तो क्या करें और क्यों है? अगर ओवरऑल सेंसिटिविटी हो रही है तो दांतों की अच्छी तरह सफाई करवा के, ठीक है, फिर आपने क्या कराना होता है, एक फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड पॉलिश होती है, ठीक है, कोटिंग करते हैं उससे, कोटिंग करते हैं। तो हम टीथ पे ना एक कोट से चढ़ा देते हैं सारे दांतों के ऊपर ताकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्सपोज ना हो, ठीक है। लेकिन वो कोटिंग सिर्फ 6 मंथ के लिए होती है, भी मैं मेंशन कर दूं। लोग वो एक कराते हैं और फिर कहते हैं कि हमने तो 6 महीने पहले कराया था और हमें फिर सेंसिटिविटी हो रही है। जस्ट लाइक वो आपकी जो उसकी बॉर्डर लाइन है उसके ऊपर एक टेंट कर देते हैं, जैसे हम ये नेल कलर लगाया हुआ है तो हमने नेल्स को ऊपरी इन्वायरमेंट के साथ अलग कर दिया, तो इस तरीके से ही होता है। वो नेल कलर की तरह ही होता है, ट्रांसपेरेंट एक जेल होती है, वो हम पूरे दांतों पे लगा दिया आपको। उसके 2 फायदे हैं, एक तो वो जेल एक्सपोज से बचा रही है आपको, दूसरा उसमें फ्लोराइड है, ओके, तो वो फ्लोराइड बेसिकली सेंसिटिविटी को रोकता है। ठीक है। अच्छा सना, एक सवाल अभी आ चुका है आपको, जो है वो लाहौर में भी इस वक्त देखा जा रहा है मॉर्निंग शो, और सबा ने आपके लिए एक क्वेश्चन किया है। सबा ने अपनी एज भी बताई, शी इज़ 42 माशाल्लाह, और वो ये कह रही हैं कि दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। सबा, अगर आपके दांत हिलने तो मैं आपको नुस्खा दे दूंगा, बाबा का आस्ताना जो है वो मौजूद है, लेकिन अभी हमारे साथ स्पेशलिस्ट भी मौजूद हैं तो वो भी जवाब दे देंगे आपके सवाल का। वो कह रही है दांत हिलते क्यों हैं, ये क्या कोई कमज़ोरी, हार्मोनल चेंज होता है, शायद इनके दांत हिल रहे होंगे, और ये इससे कैसे बचा जा सकता है? भाई इस पे कमेंट करें। देखिए दांत हिलते जब हैं, जब वही कैलकुलस बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है तो एक तरफ उसमें ब्लीडिंग हो रही है, दूसरी तरफ टूथ को मोबाइल भी कर रहा है, वो दांतों को लूज कर रहा है, बिकॉज जहाँ पे गम्स और टूथ की अटैचमेंट है उस अटैचमेंट के बीच में तो कैलकुलस आ गया। उस कैलकुलस ने क्या किया कि उसने टूथ को उसका अटैचमेंट लूज कर दिया, ग्रिप लूज हो गई। एक रीजन ये। दूसरा हार्मोनल चेंज की जो वो बात कर रही हैं, तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम, वो 9 महीने में ये बहुत कॉमनली ऐसा होता है कि आपके हार्मोन्स अप्स एंड डाउन्स हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे टूथ मोबिलिटी होना, वहाँ मसूड़ों से खून आना, वहाँ कैलकुलस डिपोजिशन वो बढ़ जाता है। अच्छा, जी बिल्कुल, वो बढ़ जाता है। वो तो उसको वो ये पूछ रहे हैं कि बचें कैसे भाई? बच्चे ऐसे कि आप जो है ना टूथब्रश करना शुरू करते हैं, मतलब सफाई रखें। 100-150 रुपए का टूथब्रश लें, सही है, अच्छा सा टूथपेस्ट लें, सस्ता सा टूथपेस्ट लें। अच्छा मैं कहती हूँ अच्छे का मतलब ये सस्ता, हाँ, सही है, ज्यादा महंगा टूथपेस्ट लेने की जरूरत बंद करा देंगे आप तो। नहीं, मकसद ये है कि हमारे यहाँ पता क्या होता है, लोग कहते हैं कि मतलब एक तो हमें करना नहीं है और करेंगे तो फिर हम हाई चीज पे चले जाएंगे, वो फिर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं 4-6 महीने। मैं कहती हूँ हाई पे भी जाएं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं जाएं, लेकिन नॉर्मल चीज से भी आप अपने आप को सही कर सकते हैं। अच्छा, एक वक्त था, आपको याद होगा वो काला वाला मंजन जो आता था, एक डब्बा आता था, व्हाट वाज दैट?
और उसका टेस्ट मजे का होता था। उसका टेस्ट मजे का होता था। I have also मैं tried. अपना पर्सनल मैंने एक्सपीरियंस बचपन में ट्राई किया वो। मुझे नहीं पता आपका डेंटिस्ट है, आप सपोर्ट करती नहीं करती, लेकिन मैं एक बात बिल्कुल नहीं बताता करती मैं। हूँ, बचपन में बिल्कुल हमारे बिल्कुल पास भी वो- नहीं, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दूंगी मैं। नहीं कर रहे। बचपन में हम देखते थे कि वो काला वाला मंजन मेरी बड़ा नानी use करती थी। बड़ा चलता था और उससे दांत ऐसे चमक जाया करते थे, हीरे की तरह साफ होते थे। फिर अब मैंने देखा कि यूएस के अंदर वो चारकोल टूथपेस्ट उन्होंने बनाया है वही, और वो एक पाउडर बनाया है, चारकोल पाउडर, उसको कहते हैं आप यूज करें तो दांतों की हेल्थ के लिए अच्छा है। ये अच्छा है कि नहीं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने मुझसे, इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। यस। अच्छा, अब वो जो होता था ना लुकमानी मंजन, देखो मुझे ये नाम भी याद है उसका। तो वो जो है ना वो उसमें जो ग्रैन्यूल्स होते थे ना, पार्टिकल्स एंड ग्रैन्यूल्स आर वेरी बिग। सही है। तो बिग पार्टिकल्स होने की वजह से हम स्क्रबिंग फेस पे कहते हैं स्क्रब करो, एक्सफोलिएशन करो, बट एक्सफोलिएशन कौन सी वाली, इतने मोटे मोटे सॉफ्ट पार्टिकल से करें। सॉफ्ट पार्टिकल से ना, वो अब बना करते हैं कि हार्ड पार्टिकल खारदार तार लेके जो है ना रगड़ना शुरू हो जाए अपना ना, तो वो आप करें पैरों पे करें, हाथों पे करें, लेकिन वो मुंह पे मना किया जाता है। इसी तरीके से जो आपकी गम्स की जो लेयर होती है वो बहुत थिन है, स्किन से भी थिन लेयर होती है गम्स की। और दांत जो होते हैं उस पर अगर हम बहुत मोटा स्क्रब या कुछ यूज़ करेंगे तो दांतों की वही लेयर शेड हो जाएगी, तो वो सेंसिटिव हो जाएंगे दांत आपके। तो इसलिए उसको बैन किया और उसको ख़त्म किया, क्योंकि हम जब दांतों में कोई पार्टिकल यूज़ करते हैं तो उसका साइज़ बहुत ही नैनोमीटर्स का साइज़ होता है। नैनोमीटर्स का, mm में भी नहीं होता, हम नैनोमीटर्स में साइज़ को उसको देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। उस साइज़ को हम टूथपेस्ट में भी इस्तेमाल करते हैं एज एन क्लीनिंग एजेंट, और अगर हम कोई पाउडर भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत मशहूर हमारे होता था डेंटल पाउडर विच इज रियली गुड, बड़ा सॉफ्ट पाउडर होता था वो, बड़ा जो आपको मैं एक कंपनी बता रही हूँ, वो पाकिस्तानी ब्रांड थी और उसकी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट भी थी। पता नहीं आप क्यों नहीं मिलता, मुझे समझ नहीं आती। हाँ, बंद हो गया। हम पेस्ट की तरफ ज्यादा। जी बिल्कुल, उसकी एक्सपोर्ट भी थी और वो पाउडर इज रियली गुड। लेकिन उस पाउडर का भी प्रॉब्लम ये हुआ था कि पाउडर का इंग्रेडिएंट बहुत अच्छा था, बट इशू आए थे उसकी पार्टिकल साइज की वजह से। ओके, वो नैनो में नहीं थे। वो नैनो में नहीं थे, तो उन लोगों ने भी टूथपेस्ट में शिफ्ट किया अपने आप को। ओके, ठीक है। तो बेसिकली वो जो, अच्छा अब मंजन पे आप चले आए, मंजन तो खैर इतना खतरनाक है, उससे बर्तन धुल जाएंगे आपके। अब आप सोच रहे हैं आप वो जो आप जो कौन सा वाला मंजन कह रहे हैं, वो तो वो है जो स्टील के बर्तन धोने के काम में आ जाए। आप उसको लें और रगड़ दें। चारकोल हम वहाँ भी यूज कर रहे हैं, चारकोल फेस पे भी हो रहा है, लेकिन उसको करने के बाद गम्स बकायदा छिल जाते थे और हल्की सी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती थी। ऑब्वियसली। यस, राइट। अच्छा, एक सवाल और है, क्योंकि सवालात की भरमार रही, लेकिन वक्त वाकई हमारे पास स्क्वीज होता जा रहा है, कम हो गया है ना। एक बात ये बताएं कि दांतों की पिलाहट अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि नहीं जा रही है, ब्रश भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा चाय पीते हैं, कुछ लोग जो है वो हानिकारक चीज़ें स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो पीले जो है वो दांत हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के दांत हमने देखे कि बड़े सफ़ेद चमकते हुए होते हैं। वो राज आज आप बता देना कि सिर्फ आपके क्लिनिक पे आना है तभी वाइट होंगे, या कोई ऐसा हैक है जो घर में बैठ के भी आप कर सकते हैं? फिर एक चीज़ और ऐड कर दूं, नानियाँ दादियाँ कहती थी वो फला सोडा और ये सोडा और वो कास्टिक, ये करो तो दांत अच्छे हो जाएंगे, इसको कर दे, रेकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे? सोडा हाँ मैं करती हूँ रिकमेंड, हैक है ये कि लेकिन वो भी पता है कैसे, जैसे मेरे पास कोई पेशेंट आया, उसने बिलफर्स की शादी थी और उसने दांत क्लीन करा लिया, स्केलिंग करा ली। उसके बाद ऑब्वियसली वो अब घर में गया है तो वो पार्टीज भी चल रही हैं, तो वो मतलब कोला वगैरह भी चल रहा है उसका, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी चल रही हैं, ये सब भी चल रहा है उसका। तो डिफरेंट कलर एडेड होते हैं उसमें ऑब्वियसली, तो वो कलर की वजह से आपके दांतों में का कलर थोड़ा ख़राब हो रहा होता है। तो मैं कहती हूँ अगर आपको कहीं जाना है, जैसे बिलफर्स कल कहीं जाना है, ऑलरेडी क्लीन है दांत, ठीक है, ये नहीं कि आप स्केलिंग नहीं करा रहे, आपने यही एक पकड़ लिया कि भाई यही करना है, तो सारी चीजें की हैं फौरी तौर पे। तो फौरन अगर आपको इंस्टेंट व्हाइटन करना है तो टूथपेस्ट में थोड़ा सा सोडा डाल के, कौन सा खाने का जो सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ सोडियम बाइकार्ब जो होता है वो लेके आपने मिक्स किया, उसको थोड़ा सा दांतों पे लगाया, मिक्स इसमें किया, पेस्ट में, पेस्ट के अंदर मिक्स किया, ओके, उसको अप्लाई किया दांतों पे और हल्के हाथ से ब्रश कर लिया, तो एटलीस्ट फॉर टाइम बीन आपका दांत थोड़ा सा ना आज के दिन के लिए शाइनी हो जाएगा। अदरवाइज वो आप उसको रूटीन का पार्ट बना लें तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करती, मतलब रोजाना नहीं करना, हैबिचुअल ना हो, क्योंकि लोग फिर हैबिचुअल हो जाते हैं। बाकी अगर आप बोलें कोई हैक से वाइट हो रहे हैं दांत, तो कोई ऐसा हैक नहीं है जो वाइट करे। अगर किसी का दांत अल्लाह ने बनाया ही पीला है तो वो पीला है, वाइट है तो वाइट है। ओनली अ ब्लीचिंग एंड वाइटनिंग इज अ प्रोसीजर जहाँ पे हम दांतों के कलर को चेंज करते हैं, क्योंकि उसमें हम इंटरनली दांत के कलर को काट रहे होते हैं। अच्छा, कभी कभार ये कहते हैं कि स्केलिंग हो या जो आपने ब्लीचिंग का, इसमें प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो गायब होने का खतरा होता है क्या?
सेंसिटिव हो जाते हैं दांत? नहीं, स्केलिंग का ये बड़ा अजीब सा सवाल है। लोग मुझसे पूछते हैं कि स्केलिंग करने से ना दांतों की लेयर शेड आउट होती है। ऐसा नहीं है, स्केलर में खाली वाइब्रेशन होती है, सही है, जो उसको तोड़ रही होती है, ऊपर जो सब गंदगी जमी हुई है उसको तोड़ रही है, उसको वो दांत को डैमेज नहीं करी, उस लेयर तक नहीं जाता है वो। कुछ लोगों की मैंने आदत देखी है, 5 छालिया गुटखा खाते हैं और वो हर 3 महीने में स्केलिंग कराते हैं जी। तो वहां मैं उनको मना करती हूँ कि ये आपके दांतों को खराब कर रही है। हर चीज ना एतदाल में अच्छी है, मोर देन दैट तो फिर वो खतरनाक है। मैं देखा कुछ लोग ब्रश करते ही नहीं है, वो कहते हैं स्केलिंग कराने आ गए हम 2 महीने बाद, आप करते हैं। बहरहाल बहुत अच्छा आपके साथ सेगमेंट है। एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद प्रोड्यूसर साहब बहुत चिल्ला रहे हैं, भाई कमर्शियल भी हैं, कमर्शियल भी चल रहे हैं। एक छोटा सा सवाल ये कि रोबोटिक्स या लेजर ट्रीटमेंट की बात कर लें या डेंटल सर्जरी की बात कर लें, इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है, इतनी ज़्यादा जो है वो रोबोटिक्स और मशीन्स आज की हैं, दांतों की हेल्थ में या फिर मुंह की जो एक आपकी पॉजिटिव इमेज अगर हम देखें तो क्या इसने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है? बिल्कुल किया है। एआई जो है अब हमारी डेंटल प्रैक्टिस में आ गई है। अच्छा जी, पहले जो हम लोग इम्प्रेशंस लेते थे, इवन अभी भी लेते हैं, जो हम वो मिक्स करके इम्प्रेशन ले रहे हैं, नाप ले रहे हैं दांतों के लिए, अब बहुत सारे केसेस में उसकी जरूरत नहीं है। एआई स्कैनर्स होते हैं, हम एआई स्कैन किया और मैं यहाँ बैठ के जो है स्कैन बाहर कंट्री भेज सकती हूँ। सही है, ईमेल के थ्रू या वो जो बत्तीसी बनती थी, पूरे स्ट्रक्चर बनता था। अगर कोई बाहर है और वो सिर्फ स्कैन करा ले और वो वहां से नहीं चाह रहा अपना डेंचर या कुछ चीज बनवाना, तो हमें स्कैन करवा के हम मंगवा सकते हैं, हम यहाँ से उसको बना के भेज दें। तो ये चीज़ें बड़ी कन्वीनियंट हो गई। वहाँ पे पेशेंट को ना पहले हम इंप्रेशन ले रहे हैं तो उसको गैग हो रहा है, उसको नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, 6 दफ़ा सिटिंग्स होती थी। बट अगेन उसमें क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो कॉस्ट कटिंग के लिए हम अभी भी इंप्रेशन मटीरियल्स यूज़ करते हैं। लेकिन हेल्पफुल है, हेल्पफुल है। इफ यू कैन अफोर्ड इट, तो हम पेशेंट को बोलते हैं अगर आपको ये अनकंफर्टेबल हो आप इंप्रेशन से, एंड इफ यू कैन अफोर्ड इट, तो फिर हम एआई के थ्रू सारा काम करते हैं। चलें, बहरहाल बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट रहा और कोशिश ये करेंगे कि आपका कीमती वक्त हम बार बार चुराया करें। बिल्कुल, क्योंकि आई वाज जस्ट सरप्राइज के जो लाहौर से आपके लिए जो क्वेश्चन आया, तो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, लोगों के पास ये मसाइल होते हैं, घर बैठे वो सुनना चाहते हैं, खासतौर पर फैन फॉलोइंग या जो व्यूवरशिप है मॉर्निंग शो की वो ख़वातीन की ज़्यादा होती है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, इतने मोहब्बत से प्यार से आप देखते हैं और खासतौर पर कैसे सवाल भी करते हैं, और सवाल भी आप सोशल मीडिया पेजेस पे जाके कर सकते हैं। सना, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। आप आती रहेंगी, अब हमारे पैनलिस्ट बन चुकी हैं, क्योंकि मुझे भी दांतों का काम है ना, और हमारे भी बहुत सारे ऐसे हैं प्यारे प्यारे मुखड़े जिनके दांत मैंने सोने की तरह नहीं, हीरे की तरह चमकवाने। तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। और 1-1.5 हफ्ता आप इसी चेहरे को देखेंगे, क्योंकि अफशीन जो है वो एक बहुत ही अहम असाइनमेंट पर जा चुकी हैं, और जब वो वापस जाएंगी तो उनसे फिर अच्छी अच्छी बातों का सिलसिला होगा। कल का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कल हम बात करने जा रहे हैं उस मार्केट के हवाले से जो मार्केट कभी क्रैश होती है, कभी उसका दिवालिया निकल जाता है, तो कभी वो पीक पर चली जाती है। वो मार्केट है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे चैंपियन बन सकते हैं, और इस जंग ज़दा माहौल के अंदर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने कितने झंडे गाड़े, ये तमाम चीज़ें कल बताएंगे आपको। और आज दांत आपने ब्रश करना है, सुबह भी करें, रात भी करें, अपने दांतों का ख्याल रखें। दांत जो है ना आपकी मुस्कुराहट को इन्हेंस कर देते हैं। जितनी अच्छी मुस्कुराहट होगी उतने अच्छे आप लगेंगे, और जब आप अच्छे लगेंगे तो आपको पूरी दुनिया अच्छी लगेगी। इसी के साथ अपने होस्ट बिलाल खान को और मेरी पूरी टीम को और मेरी प्यारी सी गेस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।